एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी के कितने लीडरान कौन कौन सी सीटों पर उतरेंगे, इसको जानने के लिए, समझने के लिए रुक करते हैं यहां पर हमारे इनपुट एडिटर आसिफ इकबाल का। आसिफ, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, चिराग पासवान ने आज जो एक बहुत अहम बात कही है कि पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद अपना व्यक्तिगत हित आता है, और पार्टी की को अगर कोई दबाने की कोशिश करता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि पैगाम बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे शहबाज की कहीं ना कहीं से एनडीए में तमाम चीजों को तय करना बहुत लाजमी है। वक्त बहुत कम बचा है। देखिए अब ये समझना होगा क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। अब चुनाव एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेज स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको कुछ भी इफ बट नहीं करना पड़ेगा। अब आपको तमाम चीजें बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगी। इसीलिए चिराग पासवान ने आज साफ तौर पर अपने तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनसे उन्होंने कहा कि देखिए आपको तैयार रहना होगा हर स्थिति के लिए। अभी इस समय जो अगर आप कह ले कि अगर पाले में गेंद है तो वो चिराग पासवान के पाले में गेंद है। चिराग पासवान को 27 सीटों का, जो पहले हमने सबसे पहले जिस सलाम ने इस बात को दिखाया था कि 27 विधानसभा सीटें और 2 विधान परिषद और 1 राज्यसभा की सीटों का ऑफर हुआ है एलजेपी को। क्या उन ऑफरों को मानेंगे या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वो उन ऑफरों के अलग 143 सीटों पर, जो बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार ये बातें खुद कह रहे हैं चिराग पासवान, क्या 143 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे? ये बात सबसे लाजमी है। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है, उतना ही समझना जरूरी है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी इसके लिए तैयार है। आज बैठकों का दौर चला। मैं आपको बताऊं कि पहले बीजेपी के जो चीफ है, जो जेपी नड्डा है, उनके घर पे तमाम बीजेपी के आला नेता बिहार के सभी मौजूद रहे। चाहे संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हो, चाहे नागेंद्र जी हो, चाहे सुशील मोदी, माफ कीजिए, उसके अलावा मंगल पांडे हो, ये तमाम नेता यहाँ मौजूद थे। उनके साथ नई जिम्मेदारी जो दी गई है वो देवेंद्र फडणवीस को दी गई है, जो इस वक्त अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर अब वो चुनाव का संचालन देखेंगे बीजेपी का। और ये बात साफ है कि अब ये देखना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर तमाम चीजों को ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद जेपी नड्डा के घर पे मीटिंग हुई, उसमें जेडीयू के कई नेता भी गए थे वहां मिलने के लिए। बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है शहबाज, लेकिन अब यह तय करना बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आखिर एलजेपी का क्या रुख होता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि एनडीए में चिराग तले अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि चिराग तो है लेकिन उसके सामने अंधेरा है, क्योंकि उसने एनडीए में अंधेरा कर रखा है। क्यों? क्योंकि एनडीए में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एनडीए जेडीयू बीजेपी की एनडीए होगी या एलजेपी जेडीयू बीजेपी और हम की एनडीए होगी। इस पर काफी रसाकसी चल रही है, काफी मंथन चल रहा है। हम इस वक्त 12 जनपद के बाहर खड़े हैं, लेकिन हम तमाम उस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि क्या एनडीए में तमाम चीजें सुलझ जाएंगी या फिर एनडीए में भी एक नया घटक दल कहीं और रास्ता तलाश। बिल्कुल आसिफ, आपने बहुत वाजिब बात कही है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, पार्टी की पहचान पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी को जो कोई दबाने की कोशिश किया करेगा उसको कतई मंजूर नहीं करेगा। इशारा किसकी तरफ है ये? क्योंकि बहुत जो बड़े अपने आप को कह रहा है कि हम सबसे बड़े हैं इंडिया के अंदर, अगर वो इस चीज को कह रहे हैं, इट मींस कि ये है कि जो बड़ी पार्टी है वो अपने आप को बड़ा ना समझे, ये मैसेज दे दिया गया है। बिल्कुल आप साफ से कह रहे हैं। देखिए सही बात है, और एक बात ये भी समझना होगा शहबाज कि जिस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं उसमें चिराग पासवान का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कि पार्टी हमारी माँ है। हमारे पिताजी कहते हैं कि पार्टी पहले है, पार्टी की प्राथमिकता पहले है, और जो लोग पार्टी को दबाना चाहते हैं या पार्टी कार्यकर्ताओं को दबाना चाहते हैं वो इस भ्रम में न रहे कि पार्टी चुपचाप सहने वाली है। इसलिए एक नई लकीर खींचने की कोशिश होगी। लेकिन साथ ही एक बात और समझना होगा कि चिराग पासवान जब ये बात कह रहे थे तो तमाम कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। तमाम कार्यकर्ता कह रहे थे कि आपका जो हुक्म होगा हम उसके साथ होंगे। तो ये भी तय करना होगा चिराग पासवान को। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान की तबीयत खराब है और जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो रामविलास पासवान के सुपुत्र और लोजपा के चीफ इस वक्त चिराग पासवान है, वही फैसले ले रहे हैं। और इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अगले 24 घंटे के अंदर कौन सा बड़ा फैसला होता है। क्या एनडीए में उनकी सकुशल वापसी होती है या फिर एनडीए से अलग कोई और राह अपनाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि बिहार में अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी बेचैनी ऐसे ही बढ़ी हुई है शहबाज। वहां भी आज बैठकों का दौर चला है, मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में ऊहापोह मची हुई है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बिहार से दिल्ली की तरफ मुखातिब हुए पड़े हैं।
और सब ये कह रहे हैं कि अब हमें भी एकला चलो का नारा देना चाहिए। हमने पहले भी किया है ये काम, आगे भी हमें करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जिस समय हमको लालू यादव ने नहीं समझा, लालू यादव 24 से 3 सीटों पर आ गए थे लोकसभा में। अगर इस बार उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नहीं समझा तो वो 80 से 3 सीटों पर चले आएंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस भी अब मीठी बातें नहीं करना चाहता, बहुत कड़वी कड़वी बातें कर रहा है तेजस्वी यादव से, और साफ करना चाहता है कि तेजस्वी यादव स्पष्ट कीजिए कि आप कांग्रेस को लेकर महागठबंधन बनाना चाहते हैं या कांग्रेस के बिना आप अपने गठबंधन को महागठबंधन कह रहे हैं। जी, लेकिन आसिफ एक चीज और समझनी होगी ना, चाहे वो अजीम इत्तेहाद हो या फिर हम देखें एनडीए, इन सब के बीच हमने पप्पू यादव के नए इत्तेहाद की भी हमने देखा है, तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। क्या सब कुछ खिचड़ी पकता नजर आ रहा है? हर कोई अपना इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है? बहुत लाजमी सवाल है आपका, और आज के लिए बहुत मुफीद भी कहा जाएगा शहबाज, क्योंकि आप देखिए सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, एनडीए अलग है, एनडीए में मारकाट अलग मची हुई है। महागठबंधन जो कल तक महागठबंधन था, आज वो सिर्फ गठबंधन रह गया, और आगे क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके महागठबंधन के 2 पार्टियां बाहर निकल गई, 5 पार्टियों का महागठबंधन था। लेफ्ट से भी बातचीत चल रही है, बातचीत कुछ क्लियर नहीं हुई है। उनकी जो वीआईपी पार्टी है वो भी इधर उधर बंगले झांक रही है, कांग्रेस पार्टी आंखें दिखा रही है। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि वो महागठबंधन है। दूसरी तरफ 3 नए गठबंधन बन गए। पहला गठबंधन ओवैसी और देवेंद्र यादव के बीच में हुआ। देवेंद्र यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव के साथी रहे हुए हैं, और अब उन्होंने नई पार्टी बना ली, वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा गठबंधन पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन है, जो उन लोगों ने भी अपनी नई कोशिश शुरू कर दी है कि वो लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा गठबंधन बसपा और आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का गठबंधन है। ये 3 नए गठबंधन इस बार पैदा हो गए हैं। अब बस अब समझ सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं, त्रिकोणीय फाइट कही जाएगी, क्योंकि अब 5-5 गठबंधन वहां चुनाव लड़ेंगे बिहार में। अब अगला क्या हो सकता है ये भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हो सकता है या तो छठा गठबंधन भी सामने आ जाए, या फिर ये दोनों महागठबंधन और एनडीए बराबर बराबर रह जाए। लेकिन क्योंकि अब जो है अब इन्हीं पर सारी चीजें हैं। जी आसिफ, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि माले का इस पे क्या रुख है? माले जो है अपने आप ही जो है सीटों का ऐलान कर रहा है, आरजेडी से ना कोई बात हो पाई है, क्या माले भी अब आंखें दिखा रहा है? देखिए बिल्कुल साफ है कि माले हो या कोई भी दल हो, कोई कितना इंतजार कर सकता है। एक बात समझना होगा शहबाज, अगर चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप बहुत बैठकों पे कब आप नहीं रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जेडीयू की परेशानी इसी बात को लेकर है, कांग्रेस की परेशानी इसी बात को लेकर है कि जब तक हम यही क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हम किस गठबंधन के हिस्से हैं, हम कौन से गठबंधन के तहत चुनाव में जानेंगे, तब तक हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमारा कैंडिडेट कहाँ कहाँ होगा, और फिर उसके बाद ये तय करना कि कैंडिडेट कौन कौन होगा। जी, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंजिंग भूमिका है कि तमाम चीजें आपको तय करनी है, और तय करने के लिए अभी तक आपने कुछ भी तय नहीं किया है, और आप बात करते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे। इसलिए माले को आप बेहतर कह सकते हैं, माले ने निर्णय ले लिया कि हमें चुनाव लड़ना है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा साफ है। और देखिए पार्टियां ऐसे ही नहीं होती हैं, पार्टियां खड़ी होती हैं तभी जब आपके मंसूबे बड़े हों, आपको फाइट करने की क्षमता हो। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी दो सांसदों की पार्टी थी, आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। जब तक आप अपने मंसूबे मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप तमाम बातों का तय नहीं करेंगे कि आपको करना क्या है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। और आपको ये बात तय करनी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो। डर किस बात का है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें एकला चलना है, तो फिर चले जाइए ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस खिड़की का इंतजार कर रहे हैं? किस दरवाजे का इंतजार कर रहे हैं आप? अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तय कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है, 30 साल से बैसाखी के सहारे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बिहार में सबसे बुरी हालत अगर किसी पार्टी की है तो वो कांग्रेस पार्टी की है, जो 30 साल पहले तक लगातार 30 साल तक सरकार में रही हो। वो 30 सालों से सरकार के बाहर है, उसके बावजूद वो कम से कम ये भी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि उसको अकेले चुनाव लड़ना है। वहां के तमाम पार्टी नेताओं की बात कर ले आप, सभी अपने सगे संबंधी, अपने भाई भतीजे को लड़ाने के लिए पार्टियों को चक्करे काट रहे हैं। क्या उनमें ये ताकत नहीं है कि वो ये हिम्मत जुटा सके कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक बार पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाए? जी आसिफ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर, क्या चिराग पासवान का जो ये पैंतरा है वो हम अमूमन देखते हैं, क्या ये ज्यादा से ज्यादा सीटों को खींचने की कोशिश है कि जितना ज्यादा मार्जिन ले लिया जाए, जितनी ज्यादा सीटें खींच ली जाए उतना ही अच्छा है? शहबाज देखिए, ये पैंतरा नहीं कह सकते हैं, ये बात राजनीति का तकाजा है। राजनीति के तकाजे में ये बात साफ कही जाती है
कि जब तक आप हक नहीं मांगोगे आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है। आप याद कर लीजिए, हम पार्टी ने मांगने की कोशिश की, आरजेडी ने उसको दिया नहीं, वो अपना रास्ता अलग चुन लिया जी। आरएलएसपी ने अपनी हक मांगने की कोशिश की, तेजस्वी यादव ने दिया नहीं, वो अपना रास्ता अलग कर लिया। वैसे ही हक मांग रहे हैं चिराग पासवान, अगर इनको भी हक नहीं मिला तो ये भी अपना रास्ता अलग कर लेंगे। और साफ तौर पे देखिए, तकाजा यही कहता है, ये वक्त भी यही कहता है कि आप अपनी हिम्मत को दिखाइए, अपनी कोशिशों को जारी रखिए, अपनी अपनी जो चाहत है उसको बरकरार रखिए। क्यों? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं। अगर आप अपनी बात को नहीं रखिएगा, आप अपनी बात को रखने का सलीका नहीं आएगा। कि इसलिए मैं बात कह रहा हूं क्योंकि आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के वक्त 3 सीटें लोजपा को दी जा रही थी और चिराग पासवान के अड़ियल रवैये या चिराग पासवान के तल्ख तेवर के बाद ही वो 3 से 6 सीटों पर गई है पार्टी, एक राज्यसभा सीट भी मिली है। इसीलिए ये जो अभी तल्खी है वो भी चिराग पासवान इसी बात को लेकर तल्ख है कि अगर आप हमारी पार्टी को अपना हिस्सा मानते हैं तो हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। और ये बात सबको पता है। अगर जेडीयू और बीजेपी इतनी ताकतवर होती, आप जरा सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर इतनी ताकतवर होती और ये लगता है कि वो दोनों पार्टियां चुनाव जीत के आ सकती हैं तो लोजपा को बाहर कर देती और अब तक वो उन्होंने घोषणा कर दिया होता कि एनडीए में सिर्फ बीजेपी और जेडीयू है। उन्हें पता है कि चिराग पासवान, इस वक्त युवाओं में क्रेज है उनका, और चिराग पासवान ने कम दिनों में ही अपनी पार्टी को भी बड़ा बना दिया है। और चिराग पासवान को इग्नोर करके अगर एनडीए अगर इस तरीके से चुनाव लड़ेगा तो वो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। 2009 में ये गलती लालू प्रसाद यादव ने करके देख लिया है, जब 2009 में लालू यादव ने सीधे कांग्रेस को खारिज किया और कहा कि मैं अकेले लड़ूंगा, और कांग्रेस को 3 सीटें लोकसभा में दी थी और 3 सीटें ही सिर्फ आरजेडी को मिली थी, बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी के और तमाम सहयोगियों ने और उसके अलावा बीजेपी ने जीता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये गलती जेडीयू और बीजेपी नहीं करना चाहती, इसलिए मान मलौवल का दौर चल रहा है, मिलने मिलाने का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और कोशिशें यह है कि एक सही रास्ता निकाला जाए। सही रास्ता निकालने की बात आसिफ आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें यहां पर इतने ज्यादा गठबंधन हो गए हैं, अमूमन पार्टियों के चुनाव लड़े जाते हैं लेकिन अब गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या इसको ये समझा जाए कि जो मार्जिन होगा, वोट शेयरिंग का मार्जिन, वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ओवैसी और चंद्रशेखर है अलग हो जाते हैं, उसके अलावा जो बाकी के गठबंधन है वो अलग हो जा रहे हैं। क्या इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो वोट है वो बहुत ज्यादा कट जाएंगे? अब देखिए, ये कहना कोई लाजमी नहीं है शहबाज। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बिहार तो यूपी के पॉलिटिक्स को समझना होगा। अगर आप देश की राजनीति को समझना चाहते हैं तो बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स को समझिए। अगर आप यहाँ की पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे तो आपने देश की राजनीति को समझ लिया। ये बात कहना बिल्कुल लाजमी है। बिहार में बहुत बार ऐसा होता रहा है। देखिए, पार्टियों पर असर नहीं करता है, उस वक्त क्या चल रहा है उस पर असर करता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जो है वो एक क्षेत्र है, एक जगह है जहां पे उनका प्रभाव है। चंद्रशेखर आजाद पहली बार चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इनका क्या प्रभाव है कहना अभी जल्दबाजी है। दूसरी तरफ मायावती, जो जिनका बॉर्डर पे कुछ जगहों पे उनका प्रभाव है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। पप्पू यादव का कुछ क्षेत्र में प्रभाव है, ये भी देखना। लेकिन ओवरऑल अगर बिहार की बात करें, पूरे बिहार में प्रभाव की बात करें, तो ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। आसिफ, मुझे आपको बीच में रोकना होगा, वक्त की बेहद कमी है। इंशाल्लाह फिर से आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।